बच्चों, इस समय गलता लोहा पाठ की व्याख्या चल रही है। उसी संदर्भ में मैं जहाँ तक व्याख्या हो चुकी है उसी की आगे आज मैं व्याख्या करने जा रहा हूँ इस पाठ का। तो सबसे पहले उसका वाचन करूँगा मूल पाठ का, और फिर उसमें जो क्लिष्ट चीज़ें रहेंगी उसकी व्याख्या करते हुए चलूँगा। पकड़ इसका कान और लगवा इससे 10 उठक बैठक। उठक बैठक आप लोग अच्छी तरह समझते ही होंगे कि पहले टीचर्स जब प्रश्न करते थे तो उसका जवाब न दे पाने पर बच्चों से कान पकड़ के उठक बैठक लगवाया जाता था। तो क्योंकि धनराम 13 का पहाड़ा जब नहीं बता पाता तो उसे मास्टर उठक बैठक लगाने का आदेश देते हैं। तो वे आदेश देते। धनराम भी उन अनेक छात्रों में से एक था जिसने त्रिलोक सिंह मास्टर के आदेश पर अपने हमजोली मोहन के हाथों कई बार बेंत खाए थे या कान खिंचवाए थे। मोहन के प्रति थोड़ी बहुत ईर्ष्या रहने पर भी धनराम प्रारंभ से ही उसके प्रति स्नेह और आदर का भाव रखता था। अब यहाँ पर थोड़ी बहुत ईर्ष्या रहने पर भी धनराम प्रारंभ से उसके प्रति स्नेह और आदर का भाव रखता था। ईर्ष्या इसलिए क्योंकि उसे टीचर सबसे ज़्यादा आदर देते हैं, सम्मान देते हैं, उसको हर चीज़ में आगे रखते हैं। एक स्वाभाविक सी बात है कि जब अपने साथ के लोगों में से किसी खास को ज़्यादा तरजीह मिलेगी तो उससे अन्य लोगों को ईर्ष्या हो ही जाती है। ये मनुष्य की स्वाभाविक प्रवृत्ति है। आदर स्नेह इसलिए था क्योंकि वह उच्च जाति का ब्राह्मण बालक था और उच्च जाति के लोगों के प्रति आदर का भाव रखना एक सामाजिक प्रक्रिया का अंश था। तो वह मोहन भी धनराम भी उसी समाज का एक अंग था, इसलिए धनराम मोहन के प्रति आदर का भाव भी रखता था और साथ में ईर्ष्या का भाव भी। इसका एक कारण शायद यह था कि बचपन से ही मन में बैठा दी गई जातिगत हीनता के कारण धनराम ने कभी मोहन को अपना प्रतिद्वंदी नहीं समझा, बल्कि वह इसे मोहन का अधिकार समझता था। यहाँ पर लेखक ने एक जातिवादी उच्चता और हीनता की भावना को समाज में जो प्रचलित है उसी को बताया है। बीच बीच में त्रिलोक सिंह मास्टर का कहना कि मोहन एक बहुत बड़ा आदमी बनकर स्कूल का और उनका नाम ऊंचा करेगा, धनराम के लिए किसी और तरह से सोचने की गुंजाइश नहीं रखता था। तो चूँकि टीचर त्रिलोक सिंह मास्टर उनको हर तरीके से प्रशंसा करते थे, प्रमोट करते थे और वह इसके उस समय काबिल भी था, इसलिए ऐसे बच्चे के प्रति धनराम के मन में श्रद्धा का भाव भी था, आदर का भाव भी था। और धनराम वह गांव के दूसरे खेतीहर या मजदूर परिवारों के लड़कों की तरह किसी प्रकार तीसरे दर्जे तक ही स्कूल का मुंह देख पाया था। त्रिलोक सिंह मास्टर कभी कभार ही उस पर विशेष ध्यान देते थे। एक दिन अचानक ही उन्होंने पूछ लिया था, धनुआ 13 का पहाड़ा तो सुना? पहाड़ा का मतलब समझते हैं टेबल। 13 की टेबल सुनाने की बात का प्रश्न मास्टर करते हैं। 12 तक का पहाड़ा तो उसने शायद किसी तरह याद कर लिया था, लेकिन 13 का ही पहाड़ा उसके लिए पहाड़ हो गया था। मतलब वो 13 का पहाड़ा आज तक नहीं याद कर पाया था। 13 एक कम 13, 13 दूनी 24, जबकि 13 दूना 26 होता है, 26 होता है। 13 टू जा 26। तो गलत चूँकि बताता है इसलिए सटाक एक संटी उसकी पिंडलियों पर माँ साहब ने लगाई कि वह टूट गई, मतलब कि डंडी टूट गई। वो ज़माना था कि जब इन सब छोटी मोटी गलतियों पर भी मास्टर साहब डंडे से सटासट तुड़ाई किया करते थे।
तो उसी का एक दृश्य यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है। उन्होंने आदेश दिया, जा नाले से एक अच्छी मजबूत संटी तोड़ कर ला, फिर तुझे तेरा का पहाड़ा याद कराता हूँ। यही प्रक्रिया थी उस समय प्राइमरी स्कूलों की। त्रिलोक सिंह मास्टर का यह सामान्य नियम था कि सज़ा पाने वाले को अपने लिए हथियार भी जुटाना होता था। क्या विचित्र बात है कि मार भी खाओ और मार खाने के लिए जो डंडे है उसकी व्यवस्था ही खुद भी करनी होती थी। जाहिर है बलि का बकरा अपने से अधिक मास्टर के संतोष को ध्यान में रखकर टहनी का चुनाव ऐसे करता जैसे वह अपने लिए नहीं बल्कि किसी दूसरे को दंडित करने के लिए हथियार का चुनाव कर रहा हो। धनराम की मंदबुद्धि रही हो या मन में बैठा हुआ डर कि पूरे दिन घोंटा लगाने पर भी उसे तेरा का पहाड़ा याद नहीं हो पाया। घोंटा लगाना मतलब याद करना, वो दिन भर बैठ के घोंटा लगाना मतलब वो याद करता रहा, लेकिन उसे तेरा का पहाड़ा याद नहीं हो पाया। छुट्टी के समय जब मास्टर साहब ने उससे दोबारा पहाड़ा सुनने को कहा तो तीसरी सीढ़ी तक पहुँचते पहुँचते वह लड़खड़ा गया। मतलब तीसरी सीढ़ी का मतलब है कि 13 थ्रेजा, तीसरे स्टेप तक पहुँचते पहुँचते कहानी ख़त्म, फिर भूल गया। इसलिए इस बार मास्टर त्रिलोक सिंह ने उसके लाए हुए बेंत का उपयोग करने के बजाय जबान की चाबुक लगा दी। जबान की चाबुक कहते हैं ना कि तलवार का काटा हुआ घाव भर जाता है, लेकिन जबान से लगा हुआ घाव कभी भरता नहीं है, वो समय कभी भर नहीं पाता। तो जबान की चाबुक का मतलब जबान से उसको ऐसी बात कह दी कि वह बिल्कुल तिलमिला उठा। तेरे दिमाग में तो लोहा भरा है रे, विद्या का ताप कहाँ लगेगा इसमें। चूँकि वो लोहार था, उसके यहाँ लोहे का पैतृक काम होता था, उसके पिता लोहारी का काम करते थे, इसलिए वो मास्टर साहब कहते हैं कि चूँकि तुम्हारे यहाँ पैतृक काम होता है इसलिए लोहे का काम ही तुमको जो है अच्छी तरह से आता है। तो ये जो पढ़ाई लिखाई की जो गर्मी है वो कहाँ से तुम्हारे दिमाग में वो चढ़ेगी। अपने थैले से 5-6 दरातियाँ निकालकर उन्होंने धनराम को धार लगाने के लिए पकड़ा दी और उन्होंने तुरंत जो है दरातियाँ का मतलब लोहे के औजार जिनकी धार कुंद हो गई थी उसको धनराम को पकड़ा दिया कि जाके इसमें धार लगवा के लाओ। किताबों की विद्या का ताप लगाने की सामर्थ्य धनराम के पिता की नहीं थी। धनराम हाथ पैर चलाने लायक हुआ ही था कि बाप ने उसे धौंकने फूंकने या सान लगाने के कामों में उलझाना शुरू कर दिया था और फिर धीरे धीरे हथौड़े से लेकर घन चलाने की विद्या सिखाने लगा। मतलब कि लोहारी का काम जब बचपन छोटा ही था तभी से उसके पिता उस लोहारी के काम के उसके उस्ताद थे, गुरु थे और उसे लोहारी का काम सिखाना प्रारंभ उन्होंने कर दिया था। घन चलाना, हथौड़े चलाना, धौंकनी फूंकना मतलब कि जो भट्टी होती है उसे हवा देना, ये सारे काम जैसे मियाँ नसरुद्दीन अपने पिता से सारे चीज़ें सीखे थे रोटी बनाने की कला, वैसे ही धनराम यहाँ पर अपने पिता से लोहारी का सारा काम सीखता है। फ़र्क इतना ही था कि जहाँ मास्टर त्रिलोक सिंह उसे अपनी पसंद का बेत चुनने की छूट देते थे, वहीं गंगाराम जो कि धनराम के पिता थे इसका चुनाव स्वयं करते थे और जरा सी गलती होने पर छड़, बेंत, हत्था जो भी हाथ लग जाता उसी से प्रसाद दे देते मतलब कि गलती होने पर जो भी चीज़ हाथ में रहती उसी को घुमाकर उसे मार देते थे। और यह गुरु का ही प्रसाद, गुरु का ही ये पुरस्कार माना जाता था, क्योंकि इसी प्रसाद से फिर वो दोबारा गलती करने की हिम्मत नहीं करता था। एक दिन गंगाराम अचानक चल बसे तो धनराम ने सहज भाव से उनकी विरासत संभाल ली और पास पड़ोस के गांव वालों को याद नहीं रहा कि वे कब गंगाराम के ऑफ़र को धनराम का ऑफ़र कहने लगे। अर्थात यहाँ पर जब धनराम के पिता गंगाराम की मृत्यु हो गई तो सहज भाव से, स्वाभाविक भाव से धनराम उनकी गद्दी पर उनके कार्यभार को उसने जाकर संभाल लिया और गांव वालों की लोहे से संबंधित औजारों को बनाने की ज़रूरतें पूरी करने लगा। इस तरह से
जो गांव वाले ऑफ़र गंगाराम को देते थे, मतलब जो काम देते थे, वो सारी चीज़ें अब धनराम को मिलने लगी और इस तरह से स्वाभाविक रूप से उनका कार्य व्यापार चलता रहा पैतृक रूप से। तो ये तो थी धनराम की स्टोरी कि कैसे उसने 2-3 तक पढ़ाई की, उसके बाद वो आगे नहीं पढ़ा, स्कूल छोड़ दिया और फिर अपने पैतृक व्यवसाय में वो लग गया। अब आगे देखते हैं। प्राइमरी स्कूल की सीमा लागते ही मोहन ने छात्रवृत्ति प्राप्त कर त्रिलोक सिंह मास्टर की भविष्यवाणी को किसी हद तक सिद्ध कर दिया। तो साधारण हैसियत वाले यजमानों की पुरोहिताई करने वाले वंशीधर तिवारी का हौसला बढ़ गया और वे भी अपने पुत्र को पढ़ा लिखा कर बड़ा आदमी बनाने का स्वप्न देखने लगे। क्लास 5 तक पहुँचते पहुँचते जो मोहन था उसने छात्रवृत्ति की परीक्षा दी और उसे स्कॉलरशिप प्राप्त हो गई। तो कहीं न कहीं उसने अपनी श्रेष्ठता को सिद्ध कर दिया। तो उनके पिता, मोहन के पिता के दिमाग में भी सपने आने लगे अपने बेटे के स्वप्निल, अपने बेटे के सफल भविष्य के लिए कि उसे आगे पढ़ाकर इसे बड़ा आदमी बनाया जाए, जैसा कि मास्टर त्रिलोक सिंह मोहन के बारे में कहा करते थे। तो इनके मोहन के पिता पुरोहिताई करते थे, आसपास के गाँव में पूजा पाठ कराकर जीविका चलाते थे। तो इसी से उन्होंने इस कठिन परिश्रम से निकलने का जो रास्ता था वो यही था कि मोहन पढ़ लिख कर कुछ अच्छा काम करे, बड़ा काम करे, तो इससे उन्हें मुक्ति मिल सकती थी। तो इस तरह के सपने उन्होंने भी बुनने शुरू कर दिए। वो कहते हैं कि पीढ़ियों से चले आते पैतृक धंधे ने उन्हें निराश कर दिया था, क्योंकि अब इस पैतृक यजमानी में बहुत ज़्यादा कोई भविष्य नहीं था। लोग पूजा पाठ में अब उतनी रुचि नहीं रखते थे और जीविका चलाना बड़ा मुश्किल हो रहा था। दान दक्षिणा के बूते पर वे किसी तरह परिवार का आधा पेट भर पाते थे, मतलब बड़ी मुश्किल से यजमानी से घर परिवार चल पा रहा था। इसलिए मोहन पढ़ लिख कर वंश का दारिद्र्य मिटा दे, यह उनकी हार्दिक इच्छा थी। लेकिन इच्छा होने पर भर से ही सब कुछ नहीं हो जाता। आगे की पढ़ाई के लिए जो स्कूल था वह गांव से 4 मील दूर था। 2 मील की चढ़ाई के अलावा बरसात के मौसम में रास्ते में पड़ने वाली नदी की समस्या अलग थी। तो भी वंशीधर ने हिम्मत नहीं हारी और लड़की का नाम स्कूल में लिखा दिया। मतलब वहाँ से 4 मील दूर, 1 मील में 3 किलोमीटर होते हैं, तो इस तरह से 4 तिहाई 12 किलोमीटर दूर स्कूल में उसने नाम लिखाया। मतलब कि मोहन के पिता ने अच्छे भविष्य की आशा में। अब बीच में एक नदी भी पड़ती थी, उस समय कोई सड़क भी नहीं थी, कोई साधन भी नहीं था। तो मोहन को प्रतिदिन 12 किलोमीटर जाना और 12 किलोमीटर आना पड़ता था और रास्ते में नदी पार करने के लिए नाव का इस्तेमाल करना पड़ता था। तो इस तरह से वो थक जाता था। तो भी वंशीधर ने हिम्मत नहीं हारी और लड़के का नाम स्कूल में लिखा दिया। बालक मोहन लंबा रास्ता तय कर स्कूल जाता और छुट्टी के बाद थका मांदा घर लौटता तो पिता पुराणों की कथाओं से विद्या व्यसनी बालकों का उदाहरण देकर उसे उत्साहित करने की कोशिश करते। तो जब वो स्कूल आता थका मांदा रहता तो उसके पिता विद्या व्यसनी अर्थात जो विद्या के प्रति, जो पढ़ाई लिखाई के प्रति बहुत समर्पित बच्चे पुराणों में जिनकी कहानियाँ मिलती हैं, उनकी कहानियों को सुनाकर कि जो विद्या है वो बहुत कठिन परिश्रम से आती है, इस तरह से उसको मोटिवेट करते और उसे आगे पढ़ने के लिए प्रेरित करते। वर्षा के दिनों में नदी पार करने की कठिनाई को देखते हुए वंशीधर ने नदी पार के गांव में एक यजमान के घर मोहन का डेरा तय कर दिया था। अर्थात मोहन का एक अस्थायी निवास नदी पार उन्होंने बना दिया था। घर के अन्य बच्चों की तरह मोहन खा पी कर स्कूल जाता और छुट्टियों में नदी उतार होने पर गांव लौट आता था।
संयोग की बात, एक बार छुट्टी के पहले दिन जब नदी का पानी उतार पर ही था और मोहन कुछ घसियारों के साथ नदी पार कर रहा था, तो पहाड़ी के दूसरी ओर भारी वर्षा होने के कारण अचानक नदी का पानी बढ़ गया। घसियारों ने तेज़ी से पानी को काटकर आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन किनारे पहुंचते पहुंचते मटमैले पानी का रेला उन तक आ ही पहुँचा। वे लोग किसी प्रकार सकुशल इस पार पहुंचने में सफल हो सके। इस घटना के बाद वंशीधर घबरा गए और बच्चे के भविष्य को लेकर चिंतित रहने लगे। अर्थात एक दिन जब नदी पार, बरसात का समय था, नदी पार करते हुए आ रहा था, तो बरसात की वजह से बरसात के पानी का रेला आया, तो बड़ी मुश्किल से घसियारों ने पानी को काटकर नाव को डूबने से बचाया। जब यह घटना मोहन के पिता ने सुनी तो उन्हें बड़ी चिंता हुई कि अब वो कैसे प्रतिदिन नदी पार करके जाएगा। जब प्राणों का संकट आ जाता है तो इंसान सारी चीज़ों को भूल जाता है। तो इस तरह से वे चिंता करने लगे कि अब मोहन की पढ़ाई आगे कैसे चल पाएगी। यहीं पर मैं व्याख्या को स्थगित कर रहा हूँ और कल इसके आगे की व्याख्या शुरू करूँगा।